नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो नेमरा सुन्ना की एमसीक्यू सीरीज है उसका ये सेशन नंबर 8 है। तो इसमें हम जानेंगे जो पेज नंबर जो आपका 51 से 60 है उसके बीच के जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम जानेंगे कि उन क्वेश्चन जो आपके इस पेज के बीच में टॉपिक हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते बिना देरी के पहले क्वेश्चन पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन है आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। तो अगर जो इसको कहते हैं क्षोभ मंडल, क्या कहते हैं इसे? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल कहते हैं। ऐसे ही इसको कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। इसे कहते हैं मध्यमंडल और इसे कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, इसे कहते हैं वायुमंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। अब हम जो वो अपने इन्वायरमेंट में जो लेयर्स पाई जाती हैं, जो वायुमंडल में परतें पाई जाती हैं, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी परतें कितनी कितनी दूरी तक पाई जाती है। अगर हम बात करें परतों की तो इसके लिए एक आपके पास इमेज सामने दिख रही होगी। एक है ट्रोपोस्फेयर, एक है स्ट्रेटोस्फेयर, एक है मीजोस्फेयर, एक है थर्मोस्फेयर, एक है एक्सोस्फेयर। अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फेयर जो है ये 8 से लेके 18 किलोमीटर तक जो आपकी अर्थ है, अर्थ से लेके 8 से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाई जाती है। अब ये 8 और 18 का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 जो है आपका पोल से है, क्योंकि आपकी जो पृथ्वी है ना वो अंडाकार है। अंडाकार में जो एक पोल होता है ना, जहाँ से बिल्कुल इसका सेंटर होता है पृथ्वी का, उसे पोल कहा जाता है। ऊपरी भाग सबसे पोल हो जाता है। तो पोल से लेके, क्योंकि ऊपर है तो उसकी दूरी कम हो जाएगी, तो पोल से 8 किलोमीटर दूरी तक इससे पाया जाता है ट्रोपोस्फेयर को। अगर हम ये अपनी जो मैदान होते हैं इनकी इनकी बात करें, जो नीचे वाले पोल से नीचे वाले भाग होते हैं इनसे बात करें, तो इनसे 18 किलोमीटर के ऊपर तक ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। तो 8 से 18 किलोमीटर तक जो है ट्रोपोस्फेयर ज़मीन से पाया जाता है। अब ट्रोपोस्फेयर की एक और ख़ास बात है, जो भी हमारे जो भी हमारे जो एरोप्लेन चलते हैं, जो भी हमारे अ, पहाड़ हैं, जो भी ये आपको जैसे मून दिखाई पड़ रहा है, ये मून है। आपका जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, जो आपके बादल वगैरह बनते बरसते हैं, सब क्रियाएं कहाँ होती हैं? ये होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फेयर, जिसे क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे क्षोभ मंडल बोलते हैं। और ये वायुमंडल का कितना भाग रखता है? ये वायुमंडल का 85% भाग रखता है। मतलब ये 5 जो लेयर्स हैं आपकी, इनका अगर जो 100% माने तो 85%, केवल 85% आपका ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल ही रखता है। इसके ऊपर हम बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है आपका तापमान घटता है। ऊपर जितना भी जाते हैं उतना तापमान हमारा घटता जाता है। अब अगर ऊपर की बात करें, इसके ऊपर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। अगर स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमारे बैलून उड़ाए जाते हैं, जो कि हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैच करते हैं, या जो भी हमारी अ, और चीज़ों की सैटेलाइट वगैरह होती हैं, कुछ जगह पे स्ट्रेटोस्फेयर पे मतलब भेजी जाती है। तो ये कहाँ तक होता है? ये होता है 8 से 18, तो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक। इससे आगे 8 से 18 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है हमारी कौन सी? ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। जैसे ये लिखा है 11 से 50, 8 से 18 से 50 पाई जाती है, 11 से 50 दोनों सही है, ठीक है। तो इसमें क्या, और इसमें जो है तापमान बढ़ता है। जैसे यहाँ पे -56 पहुँच गया था, -56 से बढ़ेगा तभी -2.5 मतलब 2.5 डिग्री सेल्सियस पहुँच पाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फेयर आपकी समताप मंडल है, इसमें तापमान जो है बढ़ता है। पहले यहाँ पे घटा तापमान, फिर यहाँ पे बढ़ा। इसके ऊपर आती है मीजोस्फेयर। अगर मीजोस्फेयर की बात करें, जो मध्यमंडल होता है, इसमें जो आपके रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं, जो मौसम की जानकारी के लिए आपके रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं, वो किस में भेजे जाते हैं? ये आपके मीजोस्फेयर में भेजे जाते हैं। इनकी दूरी कितनी होती है? इनकी दूरी तो 50 से 80 किलोमीटर तक। जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में कौन पाए जाते हैं? ये मीजोस्फेयर पाए जाते हैं। उसके ऊपर आते हैं और इसमें जो है तापमान फिर घटता है। मतलब सबसे पहले घटा, उसके बाद बढ़ा, फिर घटा। अब उसके ऊपर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में जो आपकी जो थर्मोस्फेयर की दूरी कितनी होती है? ये होती है 90 से लेके 800 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर की दूरी पाई जाती है।
कितनी पाई जाती है? 90 से 800 किलोमीटर थर्मोस्फेयर की दूरी पाई जाती है। इसके बाद ऊपर आता है आपका एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मतलब वायुमंडल, सबसे बाहरी मंडल। इसमें क्या, जो हम उपग्रह वगैरह, जो आपका स्पेस सेंटर वगैरह बने हैं, जिसमें ऊपर से कुछ भी रिसर्च करना हो, जो भी आपके एक्सो स्पेसशिप वगैरह जाते हैं, वो सब किस में जाते हैं? वो जाते हैं एक्सोस्फेयर, क्योंकि उन्हें बाहरी चीज़ों की जानकारी चाहिए होती है, तो कहा जाएंगे एक्सोस्फेयर। तो इसमें भी जो तापमान है, इसमें आपका न्यूट्रल तापमान रहता है, ठीक है। और जो आपका थर्मोस्फेयर है, इसमें भी तापमान आपका बढ़ता है, मतलब पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। तो हमने क्या क्या देखा कि 5 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर 8 से 18 तक होती है। और इनके, और एक चीज़ और, जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो एक, जहाँ से ये मिलती हुई होती हैं, इन्हें कहते हैं, अगर ट्रोपोस्फेयर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और दोनों की एक जगह मिलती हुई पाई गई लेयर, तो उसे कहते हैं ट्रोपोपाज। ट्रोपोपॉज क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। अगर स्ट्रेटो और मीजोस्फीयर के बीच में अगर म्यूचुअल जो लेयर मिलती हुई पाई जाती है, उसे कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। मतलब जब नीचे से जाते हैं, जो लेयर पड़ती है उसको उसका नाम दे देते हैं, इससे कहते हैं स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। अगर मीजो से थर्मो की तरफ जाते हैं तो इसे मीजोपॉज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मीजोपॉज कह देते हैं। तो हमारी वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है, इसमें ये 85% हमारा भाग वायुमंडल का लिए हुई है। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये आपकी 15% केवल भाग ली हुई। मतलब जो आपका वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है, इन्वायरमेंट है, उसका 85% ट्रोपोस्फेयर और 15% स्ट्रेटोस्फेयर लिए। उसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। तो अगर हम इसके आंसर पे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर होगा। सबसे निचली परत कौन सी पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सही आंसर की बात करें, तो सही आंसर इसका क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। अगर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती, कितनी पाई जाती? ये पाई जाती है 78.08%। कितनी पाई जाती है? 78.08%। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95%। 20.95%। ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन कितनी पाई? 0.93% ऑर्गन पाई जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 78%। इसे अप्रोक्स 78% मान लेते हैं। 78% ये पाई जाती है, 28% ये पाई जाती है, अप्रोक्स मान लेते हैं। इसे पर्टिकुलर इतना ही लिख देते हैं, 0.93% आर्गन पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, पार को किससे मापते हैं? अब पार क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। मतलब इसका क्या हुआ? जब हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो उसमें जो भी हमारी रेडिएशन उसमें काम आती, उसे कहते हैं फोटो एक्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं? फोटो एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो इससे किससे मापते हैं? आपके पास ऑप्शन है क्वांटम सेंसर, स्पेक्ट्रोमीटर, अल्टीमीटर या बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा क्वांटम सेंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटम सेंसर से इसे मापते हैं। और कितने के बीच इसकी वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है 400 से लेके 700 न्यूटन मीटर तक। कितनी होती है? 400 से लेके 700 न्यूटन मीटर तक। अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें, तो जो नैरो वेव लेंथ होती है, नैरो वेव लेंथ होती है, जिनकी, जो हमारे सन से जो सनलाइट आती है, रेडिएशन आती है, उसमें जो नैरो बिल्कुल सक्रिय होती है, बिल्कुल पतली सी जो वेवलेंथ होती हैं, उसको किससे मापते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर से। अगर हम अल्टीमीटर की बात करें, तो जो हाइट मापते हैं, हाइट किसकी? जो इन्वायरमेंट, जो हम अपने वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे हम जाते हैं एरोप्लेन में, एरोप्लेन में क्या होता है? वो अल्टीमीटर से ही अपनी हाइट मापते हैं। तो हाइट मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? अल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। अगर बैरोमीटर की बात करें, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय जो दबाव है, उसको किससे मापते हैं? उसको मापते हैं बैरोमीटर से।
किससे मापते हैं? बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पार किससे मापते हैं? क्वांटम सेंसर से पार मापते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा एल्बिडो रेट किसमें होता है? अब एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो वो होता है जैसे सन, जो हमारा सूर्य है, सूर्य देवता से जब हमारे पृथ्वी पर किरणें आती हैं तो कुछ किरणें हम एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, मतलब अवशोषित कर ली जाती हैं मृदा द्वारा, या किसी अन्य चीज़ों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और कुछ किरणें जो मतलब आती हैं और ऊपर की तरफ तुरंत परावर्तित या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, फिर वो वायुमंडल में चली जाती हैं। तो वो क्रिया क्या होती? वो होती एल्बिडो। अब एल्बिडो किस की रेट जो है सबसे ज़्यादा किस में होती है? स्नो में होती, बर्फ़ में होती, या जो आपकी क्रॉप सरफेस जहाँ पे फसल लगी वहाँ पे ज़्यादा सबसे होती, या चारकोल में होती है, या सभी में होती है? तो अगर इसका सही आंसर की बात करें, सबसे ज़्यादा एल्बिडो रेट किस में होती है? सबसे ज़्यादा किस में होती है? स्नो में होती है। क्योंकि सफ़ेद चीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती वहाँ पे स्नो, मतलब जो एल्बिडो रेट होती, आपके प्रकाश परावर्तन की क्रिया जो होती है सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो रेट किस में होगी? स्नो में होगी। और इसका एक वेरी करता है पैमाना कि एल्बिडो रेट जो होती है, जो सन की जो किरणें हैं वो जो परावर्तित होती उनको कैसे मापते हैं? इसका एक पैमाना होता है, ये होता है 0 से लेके 1 तक। कितना होता है? 0 से लेके 1 तक, इसके बीच में जो है एल्बिडो रेट मापी जाती है। अगर हम बर्फ़ की बात करें, सबसे ज़्यादा एल्बिडो रेट किस बर्फ़ में होता है? मतलब बर्फ़ पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बर्फ़ पे होती है। तो वहाँ पे कितनी होती है? 0.09, 0.09 होती है क्या? जो एल्बिडो रेट होती है। और ये कितना होती है? ये 75 से 95% तक होती है। अगर हम 100% माने कि जो प्रकाश किरण आ रही है 100% है, तो उसका 75 से मतलब 75 से 95% तक ही वो वापस चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो रेट किस में होती है? मतलब बर्फ़ या स्नो में होती है। दूसरी क्रॉप सरफेस की बात करें तो इसमें कितना होता है? इसमें 20 से 30% तक रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है किरणें। और चारकोल की बात करें, चारकोल जितनी भी काली चीज़ें हैं, जो भी आपकी फैक्ट्री से धुआं निकलता है वो कहीं पे जाके जम जाता, फिर धीरे धीरे वहाँ पे काला पड़ने लगता। तो जहाँ पे जैसे आपका चारकोल है, चारकोल आपका सबसे ज़्यादा जो प्रकाश किरणें हैं, जो प्रकाश की रेज हैं, वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा एल्बिडो रेट कम होगी आपकी। तो 0.04 एल्बिडो रेट सबसे ज़्यादा, सबसे कम किसकी होती है? चारकोल की, क्योंकि ये परावर्तित नहीं कर पाता है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा होती है स्नो की, 0.9%। कितनी होती है? 0.9% एल्बिडो रेट किसकी सबसे ज़्यादा होती है? स्नो की या बर्फ़ की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ़ हो जाएगा, बर्फ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है तापमान व वर्षण के आधार पर जलवायु को किसने बांटा? ये आपके जो बीपीएससी अभी बिहार का बीएओ का एग्ज़ाम आया था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो टेम्परेचर है और जो आपका प्रेसिपिटेशन है, इसके आधार पर किस साइंटिस्ट ने जलवायु को, जो आपकी क्लाइमेट को है, कितने भागों में किसने बांटा है? तो आपके पास ऑप्शन है डी कैंडोल, कोपेन, ट्रोल या थ्रॉनवेट। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा कोपेन। जो हमारे कोपेन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जलवायु को जो है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, मतलब तापमान और वर्षण के आधार पे जलवायु को बांटा था। अगर हम डी कैंडोल की बात करें, डी कैंडोल ने जो है वेजिटेशन के आधार पे, वेजिटेशन मतलब जो वानस्पतिक वृद्धि है या वनस्पति के आधार पे मापा था, कि बांटा था जलवायु को। किसके आधार पर? वेजिटेशन के आधार पर। किसके आधार पर? वेजिटेशन के आधार पर। अगर ट्रोल की बात करें तो ट्रोल ने जो है आपका साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, वहाँ के आधार पे जो है जलवायु को बांटा था। मतलब जो साउथ अफ्रीका का जो आपका कंट्री है, दूसरा जो साउथ अमेरिका है, जो कॉन्टिनेंट पूरा पूरा जिसमें 10-11 देश आते हैं आपका, जिसमें ब्राज़ील वगैरह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वो उसके आधार पर ट्रोल ने जो आपकी जलवायु को है बांटा था। तो अगर जो हम इसके सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? कोपेन हो जाएगा। डी कैंडोल ने वेजिटेशन के आधार पे, ट्रोल ने साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आधार पे जो है क्लाइमेट को बांटा था। अगर हम थ्रॉनवेट की बात करें, कहाँ गया? अगर हम थ्रॉनवेट की बात करें
तो थ्रॉन वेट ने जो है पी इंडेक्स दिया था, पी इंडेक्स क्या था, पी अपान ई इंटू 100। अब पी का मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। क्या होता है, प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इंडेक्स दिया था, तो इन्होंने इंडेक्स का फार्मूला क्या बनाया था, प्रेसिपिटेशन अपान इवेपोरेशन इंटू 100। इसके आधार पे हम प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये किसने दिया था, ये दिया था थ्रॉनवेट ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपेन ने टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के आधार पे, मतलब तापमान और वर्षा के आधार पे जलवायु को बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स जो सेमी एरिड क्लाइमेट का होता है कितना होता है। ये भी क्वेश्चन आपके बीओ में आया था, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स सेमी एरिड क्लाइमेट का कितना होता है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा 33.3 -33.3 से -66.6 तक होता है। कितना होता है, -33.3 से -66.3 तक। अगर 0 से 33.3 की बात करें तो ये क्या होता है, ये सब ह्यूमिड होता है। क्या होता है, सब ह्यूमिड होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ह्यूमिड होता है। अगर -66.6 के ऊपर की बात करें तो ये एरिड हो जाए, मतलब शुष्क हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लाइमेट यहाँ पे शुष्क हो जाएगा। अगर -33 से ऊपर बढ़ेगा, -33 से पॉजिटिव होता रहेगा तो ये ह्यूमिड में आता रहेगा। अगर -33.3 से -66.6 तक रहेगा तो ये मध्यम मतलब मीडियम रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -33.3 से -66.6 तक। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मात्रक क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति किलोग्राम, परसेंटेज या ऑल ऑफ दीज। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता वेट ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसको हम कल क्लास में एक एक्सप्लेनेशन की तरह से आपको समझाएंगे कि इसके फार्मूला और इसको क्या क्या कैसे याद कर सकते, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके जो यूनिट हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके फार्मूला ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम कल विधिवत तरीके से आपको समझाएंगे। तो अभी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति किलोग्राम, परसेंटेज या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर हम ग्राम प्रति किलोग्राम की बात करें, तो ये किसका होता है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का होता है। इसका होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का क्या होता है, ग्राम प्रति किलोग्राम। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या होता है, परसेंटेज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट है जिन बूंदों का आकार 0.5 से 6 से 0.5 से 0.5 से कम होता है उसे क्या कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है। मतलब जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनका आकार अगर 0.5 से 6 से कम होता है तो उन बूंदों को क्या कहा जाता है, रेन कहा जाता है, ड्रिजल कहा जाता है, फ्रॉस्ट कहा जाता है या वेपर कहा जाता है, वाटर वेपर या वेपर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है रेन कहा जाता है। अगर जिनका आकार 6 से कम होता है उन्हें क्या कहा जाता है, रेन कहा जाता है। अगर ड्रिजल की बात करें, ड्रिजल में बूंदों का आकार 0.2 से 0.5 mm तक होता है। कितना होता है, 0.2 से 0.5 mm तक होता है। अगर फ्रॉस्ट की बात करें, फ्रॉस्ट क्या है, फ्रॉस्ट जब हमारा तापमान, जब हम ठंडी में होते हैं या तापमान जब वायुमंडल का कम होता है तो जब कुछ बूंदें हमारी जो है एक पंखों जैसे जो मिट्टी होती है अपनी सॉइल होती है उस पर जमा हो जाती है, जो सफ़ेद सफ़ेद हमें दिखाई देता है। फ्रॉस्ट मतलब जिसे कहते हैं पाला, जो सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखाई देता है कहीं पे
जैसे गांव में देखते हैं छप्परों पे वगैरह पड़े रहते हैं, जो और भी चीज़ें होती हैं जो आपकी उस पे पड़ी रहती हैं, जो पौधों की पत्तियों पे पड़ी रहती हैं, जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जो ऐसा लगता है कि एक परत जैसी बिछी है, तो वो होता है फ्रॉस्ट। तो ये मतलब मृदा पर ये जो है एक परत जैसा बना लेता है, जैसे हमें लगता है कि कोई लेयर बिछी हुई है बूंदों की, उसे कहते हैं फ्रॉस्ट। वेपर क्या होता है? वेपर क्या होता है? जब सनलाइट पड़ती, सनलाइट के द्वारा कुछ जो हमारा, जब टेम्परेचर गर्म होगा अर्थ का, तो अर्थ का जब टेम्परेचर, तो वहाँ पे जो पानी उपलब्ध है वो पानी उस टेम्परेचर के साथ भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, वो वहाँ पे जाके कंडेंस हो जाएगा, मतलब संघनित हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, उससे बादल बनते हैं, तो उसे ही वाटर वेपर या वेपर कहते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रैन। क्या सही आंसर हो जाएगा? रैन हो जाएगा, वर्षा। पानी किस तापमान पर उबलता है? अगर पानी के हम बॉइलिंग की बात करें, पानी के बॉइलिंग पर पॉइंट की बात करें कि बॉइलिंग पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपके पास ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373 डिग्री केल्विन या सभी। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगर यही हम फ्रीजिंग की बात करते हैं, फ्रीजिंग, क्योंकि ये भी आ सकता है, फ्रीजिंग की बात करते मतलब जमाव, या ठंडा कब हो जाता है, जम कब जाता है, तो अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी का जो जमाव हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। दूसरी, अग, अगर हम के फ़ारेनहाइट की बात, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा पानी जो है बर्फ़ बन जाता है। अगर केल्विन में बात करें तो 273 डिग्री केल्विन जो है, इस तापमान पे जो केल्विन के है, इस पे हमारा पानी जो है बर्फ़ बन जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 डिग्री केल्विन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट जब जिस पे पानी उबलने लगता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373 डिग्री केल्विन, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हाईएस्ट टेम्परेचर मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हाईएस्ट टेम्परेचर मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? आपके पास ऑप्शन है मैक्सिमम थर्मोमीटर, मिनिमम थर्मोमीटर, थर्मोकपल, सॉइल थर्मोकपल। अगर हम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम थर्मोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम थर्मोमीटर। और इसकी एक खास बात है, इसमें क्या भरा होता है कि ये जो थर्मामीटर होता है इसमें क्या भरा होता है? इसमें भरा होता है मरकरी। मरकरी, जिसे हम एच बोलते हैं, इसका साइन होता है, वैसे हिंदी में पारा बोलते हैं। तो इसमें क्या भरा रहता है? इस थर्मोमीटर में क्या भरा रहता है? मरकरी या पारा भरा रहता है, क्योंकि ये सेल्सियस में मापा जाता है। दूसरा, मिनिमम थर्मोमीटर में क्या भरा रहता है? मिनिमम थर्मोमीटर जो जो लो टेम्परेचर उसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें एल्कोहल होता है। इसमें पारा की जगह क्या होता है? इसमें एल्कोहल होता है। तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा या मरकरी हो जाएगा। मिनिमम के में क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, इनमें से कोई ना क्वेश्चन आ सकता है। अगर थर्मोकपल की बात करते हैं, थर्मोकपल जो है सॉइल टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ किया जाता है। सॉइल टेम्परेचर मापने के लिए जो है थर्मोकपल यूज़ किया जाता है। अगर थर्मोकपल सॉइल टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ किया जाता है तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक थर्मो इलेक्ट्रिक होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक होता है, और एक होता है रेसिस्टेंस। इसके दो भाग होते हैं, एक थर्मो इलेक्ट्रिक होता है, एक होता है रेसिस्टेंस। तो सॉइल टेम्परेचर मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? थर्मोकपल का। आज सॉइल थर्मोमीटर की बात करते हैं तो इसमें भी जो है मरकरी का यूज़ किया जाता है। इसमें भी क्या किया जाता है? इसमें भी मरकरी का यूज़ किया जाता है। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट टेम्परेचर किससे मापते हैं? मैक्सिमम थर्मोमीटर से। और जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो मिनिमम थर्मोमीटर से। मैक्सिमम में क्या? मरकरी या पारा भरा रहता है, और मिनिमम में क्या भरा? एल्कोहल भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल को क्या कहते हैं? ये टर्म होते हैं, फिनोमिना इन्हें बोल सकते हैं, जो आपके नेमरा सुंडा में दिया हुआ है। फिनोमिना या टर्म बोल सकते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल जहाँ पे होती है उसे क्या कहते हैं? इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल को क्या कहते हैं? आइसो हाइट्स कहते हैं, या आइसोथर्म कहते हैं, या आइसो स्टेयर कहते हैं, या आइसो हेल कहते हैं। आइसो हाइट्स, आइसोथर्म, आइसो स्टेयर या आइसो हेल। तो इसका सही आंसर होगा आइसो हाइट्स। अगर जहाँ इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल की बात आती है उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? आइसो हाइट्स कहते हैं। आइसोथर्म किसे कहते हैं?
आइसोथर्म कहते हैं इक्वल टेम्परेचर को, इक्वल टेम्परेचर का जहाँ फिनोमिना आता है उसे क्या कहते हैं, आइसोथर्म। थर्म मतलब थर्मोकपल, तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड कर जाएगा। आइसोस्टेयर की बात करें, आइसोस्टेयर का बात करें तो इक्वल अमाउंट ऑफ कांस्टेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ कांस्टेंट जब होता है तो उसे क्या कहते हैं, आई स्टेयर कहते हैं। आइसोहेल की बात करते हैं, आइसोहेल फिनोमिना क्या होता है, ये होता है इक्वल सनशाइन आवर, इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन आवर्स, इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन आवर्स। अगर बात आती इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन आवर्स के फिनोमिना को क्या कहते हैं, आइसोहेल कहते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका सही आंसर इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल आइसो हाइट्स हो जाएगा। हाइट्स मतलब रेनफॉल, हाइट से होते हैं, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विंड स्पीड किससे मापते हैं? अगर विंड स्पीड की बात करते हैं तो किससे मापते हैं? एनीमोमीटर, पोरोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर। एनीमोमीटर तो पोरोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर। अगर इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से विंड स्पीड मापते हैं। अब आती पोरोमीटर। पोरोमीटर होता है स्टोमेटल, जो आपका स्टोमेटा होता है प्लांट में, जिससे कि जो आपका वो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है, जो आपका जो एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट में, वो स्टोमेटा द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो उस स्टोमेटा जो बिहेवियर होता है, स्टोमेटा का कैसा व्यवहार चल रहा है, कैसा वो काम कर रहा है, उसका फंक्शन कैसा है, इसको मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? पोरोमीटर का यूज़ करते हैं। तीसरा है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापते हैं किससे? हाइग्रोमीटर से। अभी मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आपको सिंबल बताया था, यूनिट बताया था, वो क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते हैं। अगर मैनोमीटर की बात करें, मैनोमीटर इससे रूट प्रेशर मापते हैं। किसी भी प्लांट का जो रूट प्रेशर होता है, मतलब जड़ों का जो दबाव होता है, उसको किससे मापते हैं? मैनोमीटर से। किससे मापते हैं? मैनोमीटर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आपके आते हैं एग्जाम में। तो पोरोमीटर से आपके स्टोमेटल बिहेवियर, हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मैनोमीटर से रूट प्रेशर, और विंड स्पीड किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से विंड स्पीड मापते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन किससे मापते हैं? डायरेक्ट सोलर रेडिएशन किससे मापते हैं? आपके पास ऑप्शन है पायर हेलियोमीटर, पायरेनोमीटर, पिक्नोमीटर या पोटोमीटर। सब पी से है। पायर हेलियोमीटर, पायरेनोमीटर, पिक्नोमीटर या पोटोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा पायर हेलियोमीटर। सोलर रेडिएशन हेलियोमीटर, पायर हेलियोमीटर से मापते हैं। पायरेनोमीटर की बात आती है, पायरेनोमीटर जो टोटल इनकमिंग रेडिएशन रेडिएशन होती है, उसको मापते हैं। मतलब जितनी भी सूर्य से रेडिएशन आ रही है धरती पर, उसको किससे मापते हैं? कितनी आ रही टोटल को, वो किससे मापते हैं? पायरेनोमीटर से मापते हैं। और दो टाइप की रेडिएशन आती, एक डायरेक्ट रेडिएशन आती, एक इनडायरेक्ट रेडिएशन, या स्कैटर्ड बोलते हैं, जो छोटे छोटे बंडलों में टूट टूट के आती, और एक डायरेक्ट रेडिएशन आती। दो टाइप की रेडिएशन। तो डायरेक्ट रेडिएशन को किससे मापते हैं? पायर हेलियोमीटर से। और पायरेनोमीटर से टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मापते हैं। अगर पिक्नोमीटर की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं किससे? पिक्नोमीटर से। अगर पोटोमीटर की बात करते हैं, पोटोमीटर को किससे मापते हैं? ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? पोटोमीटर से। पोटोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो पिक्नोमीटर से आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं। पायरेनोमीटर से आपका मापते हैं टोटल इनकमिंग रेडिएशन। पायर हेलियोमीटर से क्या मापते हैं? डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। और पोटोमीटर से क्या मापते हैं? ट्रांसपिरेशन मापते हैं। नेक्स्ट है, मध्यम आकार की सिंचाई प्रोजेक्ट जो होता है उसमें कितना क्षेत्र कवर किया जाता है? तीन टाइप के होते हैं, एक सबसे ज़्यादा होता है, एक मध्यम होता है, सबसे कम होता है। तो एक मेजर, एक माइनर और एक जो है मीडियम होता है। तो अगर हम मध्यम आकार की बात करें तो 2000 से 10,000 हेक्टेयर जो सिंचाई क्षेत्र है उसमें कवर किया जाता है। मतलब अगर मध्यम आकार की सिंचाई प्रोजेक्ट है उसमें कितना क्षेत्र कवर किया जाएगा? 2000 से 10,000 हेक्टेयर
उसमें क्षेत्र कवर किया जाएगा। अगर 10,000 की बात करें तो ये बृहद मतलब मेजर, सबसे ज़्यादा जो आपका सिंचाई क्षेत्र है वो किस में कवर किया जाएगा, वो किया जाए किस में किया जाएगा, वो किया जाएगा 10,000 हेक्टेयर में। किस में किया जाएगा, 10,000 हेक्टेयर में। मेजर मेजर सिंचाई प्रोजेक्ट होता है उसमें 10,000 हेक्टेयर जो आपका एरिया है उसमें कवर किया जाता है। अगर 2,000 की बात करें, इसे माइनर, सबसे कम, जो सबसे कम वाला प्रोजेक्ट सिंचाई का होता है उसमें कितना एरिया होता है, उसमें होता है 2,000 हेक्टेयर एरिया। अगर 10,000 की बात करें, इसमें एक और आ जाता है कि इसमें पैसे कितने लगते हैं, कि अगर जो मेजर होता है, मेजर सिंचाई प्रोजेक्ट है उसमें कितना पैसा लगता है, उसमें पैसा लगता है 50 करोड़ के ऊपर। कितना लगता है, 50 करोड़ के ऊपर प्रोजेक्ट। अगर मेजर सिंचाई प्रोजेक्ट है उसमें कितना लगेगा, 50 करोड़ के ऊपर। अगर मीडियम की बात करते हैं, मीडियम है, मीडियम में लग जाएगा 5 करोड़ से लेके 50 करोड़, 5 करोड़ से लेके 50 करोड़। अगर माइनर है, सबसे कम वाला प्रोजेक्ट है सिंचाई का, तो उसमें लगेगा 5 करोड़ के नीचे। कितना लगेगा, 5 करोड़ के नीचे। कितना लगेगा, 5 करोड़ के नीचे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक एरिया कवर करेगा मध्यम आकार के सिंचाई प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है किस मानसून को भारत का ग्रैंड पीरियड कहा जाता है। साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या ऑल ऑफ दिस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। अगर इसका सही आंसर है, सही आंसर है साउथ वेस्ट मानसून, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून ये 80% भाग जो मानसून का भारत में आता है उसका 80% भाग जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा आता है। इसको ऐसे समझते हैं, जो मानसून होता है, मानसून है, मानसून 3 टाइप का भारत में आता है। कितने टाइप का मानसून भारत में आता है, 3 टाइप का मानसून भारत में। कितने टाइप का मानसून भारत में आता है, 3 टाइप का मानसून भारत में आता है। कौन कौन सा, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, मानसून। एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। एक होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जो है ये अरब सागर से आता है, अरब सागर से आता है। जब अरब सागर से आता है तो जो भारत के प्रायद्वीपीय भाग हैं, प्रायद्वीपीय मतलब जो भी भूमि का हिस्सा, वो 3 तरफ से जो आपका जल से घिरा रहता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब प्रायद्वीपीय भाग भारत के जो आपके जो मुंबई से नीचे के जितने भी भाग हैं वो प्रायद्वीपीय भाग में आते हैं, दक्षिण के जितने भी भाग हैं। तो सबसे पहले जो मानसून है आपका केरल में आता है। सबसे पहले मानसून जब आपका साउथ वेस्ट मानसून जो है जब अरब सागर से उठता तो अरब सागर के सबसे पहले केरल पड़ता है। केरल से होता हुआ जब केरल की पहाड़ियाँ होती तो वहाँ पे जब टकराता तो ये केरल की बारिश हो जाती। और जब यही मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है तो इसका जो वाटर जो ये अपने साथ लेके चलता है धीरे धीरे ख़त्म होता रहता है। और जब ख़त्म होता है तो ये जब बे ऑफ बंगाल की तरफ तक पहुँचता है तो वहाँ से धीरे धीरे ये जो आपका केरल आया, केरल से जब पहाड़ियों से टकराया तो पहाड़ियाँ से धीरे धीरे ये उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, ना कि ये सीधा पूरब की ओर जाता है। क्योंकि जब पहाड़ियों से टकराएगा तो इसकी दिशा बदलेगी, धीरे धीरे ये उत्तर की नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगता है, नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये जो आपका इसका जो ड्यूरेशन होता है साउथ वेस्ट मानसून का, ये कितना ड्यूरेशन होता है, इसका ड्यूरेशन होता है 1 जून को ये भारत में आता है, 15 अक्टूबर को दिल्ली में बारिश करा के ये ख़त्म हो जाता है मानसून। दिल्ली में बारिश होके ये मानसून क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब बारी आती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की। नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून भी, नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। ये बे ऑफ बंगाल से आता है, बे ऑफ बंगाल से उठता है, बे ऑफ बंगाल से। अब बे ऑफ बंगाल से उठेगा तो सबसे पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 2 जगह बे ऑफ बंगाल से मेजर है, तो सबसे पहले इनमें आता है। तो और ये बारिश होती है आपके लगभग कहाँ कब होती है, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बारिश होती है, इसीलिए इसे रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसकी बारिश होती है और ये लगभग 20% हिस्सा
क्योंकि 80% तो ये साउथ वेस्ट मानसून का हो गया और 20% हिस्सा ये मानसून करता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है जो आपके वेस्टर्न वाले कंट्री हैं, जैसे यूरोप वगैरह, वहाँ से जो मानसून उठ के धीरे धीरे यहाँ से गल्फ, आपके जो गल्फ कंट्रीज़ हैं या जो खाड़ी वाले देश हैं जैसे सऊदी अरबिया या ईरान वगैरह होते हुए जब भारत में पहुँचता है तो उसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मानसून। क्योंकि वेस्टर्न भाग से आ रहा तो पश्चिमी भाग से आ रहा तो पश्चिमी विक्षोभ कहेंगे, डिस्टर्बेंस फैलाता है, तो इसीलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसे कहते हैं। तो आज हमने मानसून पढ़ लिया, तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट मानसून हो जाएगा। इसका कितना भाग है? 80% है। 20 भाग कितना है? 20 भाग किसका है? 20 भाग है आपका इसका नॉर्थ ईस्ट मानसून का, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले बारिश कराता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले बारिश होती है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा बारिश किससे होती है? दो फिनोमिना होते हैं, एक होता अल नीनो, एक होता ला नीनो। अब अल नीनो की जब बात करते हैं तो अल नीनो जो होता है ड्राइनेस दिखाता है, मतलब सूखा मौसम दिखाता है, सूखा वेदर दिखाता है। और ला नीनो की बात करते हैं तो ये रेन कराता है या बारिश कराता है, इससे ही फ्लडिंग होती है, मतलब बाढ़ आ जाती है जब ला नीनो आता है। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अल नीनो ला नीनो। ला नीनो आएगा तो बारिश होगी और बाढ़ भी आ सकती है, और अल नीनो में आपका सूखा पड़ेगा और उसमें जो आपका जो मौसम है वो सूखा शुष्क शुष्क रहेगा। तो अल नीनो ला नीनो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका सही आंसर सबसे ज़्यादा बारिश किस में होती है? ला नीनो में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ला नीनो। नेक्स्ट है, गर्म बादल बनाने के लिए किस केमिकल का यूज़ किया जाता है? मतलब इसमें बताया जाए जो वार्म वार्म वेदर है, वार्म वेदर को वार्म क्लाउड या वार्म वेदर बनाने के लिए किस केमिकल का यूज़ करते हैं? AgI या NaCl या दोनों का या इनमें से कोई नहीं? AgI या NaCl या बोथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड से हम बादल बनाते तो कैसा बनेगा? गर्म बादल बनेगा या वार्म क्लाउड बनेगा। अगर हमें ठंडी बारिश कराना है, ठंडा बादल बनाना है, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किसके लिए किया जाएगा? क्लाउड सीडिंग के लिए, कोल्ड सीडिंग के लिए, कोल्ड क्लाउड सीडिंग के लिए, कोल्ड क्लाउड सीडिंग के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NaCl, वार्म के लिए NaCl सोडियम क्लोराइड, और सिल्वर आयोडाइड किसके लिए? ठंडे बादल बनाने के लिए। नेक्स्ट है, मीडियम रेंज का पूर्वानुमान का समय कितना होता है? अगर हम किसी चीज़ को फारकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान किसी मौसम का कर रहे हैं, तीन रेंज होती है, एक लंबे समय के लिए कर रहे हैं, एक सबसे छोटे समय के लिए, और एक उसके दोनों के बीच के समय जिसे मीडियम रेंज बोला जाता है। तो अगर सबसे शॉर्ट समय के लिए बताएं तो 3 दिन के अंदर का जो समय होता है वो सबसे शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग होती है। मतलब सबसे कम समय के लिए अगर पूर्वानुमान दिया जाता है, कितने दिनों के लिए दिया जाता है? 3 दिनों के कम के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए। अगर मीडियम रेंज की बात करें तो इसका सही आंसर होगा 3 से 10 दिन के बीच का जो पूर्वानुमान दिया जाता है वो किसके अंदर आता है? मीडियम रेंज के अंदर आता है। अगर 10 दिन के ऊपर का पूर्वानुमान ये दिया जाता है तो ये होता है लॉन्ग डेज के लिए, लॉन्ग डेज के लिए या लंबे समय के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए, लॉन्ग डेज के लिए, कुछ भी बोल सकते हैं। लंबे समय के लिए किस तो 10 दिन के ऊपर का जो आपका पूर्वानुमान किया जाता है वो कितना किया जाता है? 10 दिन के ऊपर का। 3 से 10 दिन के लिए मीडियम आ जाएगा, 3 से कम के लिए शॉर्ट रेंज आ जाएगा। अगर शॉर्ट रेंज की बात करें, मीडियम रेंज की बात करें तो ये होता है दिल्ली से। कहाँ से होता है? दिल्ली से होता है। और अगर शॉर्ट रेंज की बात करें तो एक दिन में कितनी बार जब शॉर्ट रेंज के पूर्वानुमान की बात करते हैं तो एक दिन में कितनी बार करते हैं? एक दिन में 2 बार इसका जो है पूर्वानुमान या इसका पूर्वानुमान के बारे में जानकारी लोगों को देते हैं, एक दिन में 2 बार। अगर मीडियम रेंज की बात करें तो ये एक वीक में 3 बार देते हैं। कितना देते हैं? एक महीने में 3 बार देते हैं। कितना देते हैं? एक महीने में 3 बार देते हैं। अगर 10 दिन के ऊपर या लॉन्ग रेंज के पूर्वानुमान की बात करें तो साल में 3 बार देते हैं। कितने दिन में? साल में 3 बार देते हैं। कितने दिन में देते हैं? साल में 3 बार देते हैं।
एक साल में 3 बार लॉन्ग रेंज के पूर्वानुमान की जानकारी देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 10 दिन के बीच का जो पूर्वानुमान है उसे कहते हैं मीडियम रेंज पूर्वानुमान या मीडियम रेंज फॉरकास्टिंग। अगर हम शॉर्ट रेंज की बात करें तो ये कहाँ से दी जाती है, किस ऑब्जर्वेटरी या किस मेथड से दी जाती है? ये दी जाती है सिनॉप्टिक मेथड से। सिनॉप्टिक मेथड से, सिनॉप्टिक मेथड मतलब तुरंत इसका अनुमान लगा के तुरंत इसको पूर्वानुमान किया जाता है और जानकारी दी जाती है। दूसरी, अगर लॉन्ग रेंज की बात करें, ये किस ऑब्जर्वेटरी द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है स्टैटिकल ऑब्जर्वेटरी। स्टैटिकल ऑब्जर्वेटरी इसमें इसमें लंबे समय का जो मौसम है उसकी जानकारी लेके स्टैटिक्स लगा के उसकी जानकारी जो इकट्ठा की जाती है उसके बाद इसका पूर्वानुमान किया जाता है। तो लॉन्ग रेंज जो है स्टैटिकल ऑब्जर्वेटरी से और शॉर्ट रेंज जो है सिनॉप्टिक मेथड से दिया जाता है। नेक्स्ट है पानी का लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन कितना होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में हम लोग वाटर की जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे। वाटर की, अगर वाटर की बात करें तो क्वेश्चन एक आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना? ये होता है 1 डिग्री। कितना होता है? 1। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? 1 होता है। अगर हम हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कितनी होती है उसको देखेंगे। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? ये होती है -4 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है? -4 डिग्री सेल्सियस इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है किसकी? वाटर की। अगर हम वाटर की ही लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, और एक होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और एक होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ये कितने होते हैं? अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, अगर लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात करें 680 कैलोरी पर ग्राम होता है। 680 कैलोरी पर ग्राम होता है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। अगर वेपोराइजेशन की बात करें तो 580 कैलोरी पर ग्राम होता है। अगर हम फ्यूजन की बात करें तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। अगर हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें वाटर की तो ये होता है -80। कितना होता है? -80 होता है। तो इससे बाहर अगर वाटर के बारे में एग्रीकल्चर में कुछ पूछता है कि वाटर के बारे में जो भी हीट, इसकी स्पेसिफिक हीट या हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, फ्यूजन या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन चीज़ों में से कुछ सवाल आता तो इससे बाहर आप कुछ नहीं जाएगा वाटर के बारे में। जो भी आपसे पूछा जाएगा एक लाइन का क्वेश्चन होता है, इससे बाहर अब कहीं नहीं जाएगा। जो भी है इन्हीं क्वेश्चनों में से। तो हम इसके अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है? अभी मैंने पढ़ा 640 क्या होता है? ये होता है सब्लिमेशन। 580 क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 80 क्या होता है? 80 होता है आपका फ्यूजन। -80 क्या होता है? ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका वाटर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 580 कैलोरी पर ग्राम। क्या आंसर हो जाएगा? 580 कैलोरी पर ग्राम। अगला क्वेश्चन है जल भराव वाली मिट्टी में रेडॉक्स पोटेंशियल कितना होता है? ऑप्शन है आपके पास 400 से 700, -250 से -300, 400 से 700 न्यूटन मीटर, या नॉन ऑफ दीज। तो अगर सही आंसर इसकी बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा -250 से -300। ये होता है वाटर लॉग्ड सॉइल में। वाटर लॉग्ड सॉइल में अगर हम वेल एरिएटेड, मतलब जहाँ पे वाटर लॉग नहीं, मतलब जल भराव की स्थिति नहीं होती, बढ़िया मेंटेन रहती है,
वेल एरिएटेड होती है, वहाँ किसी चीज़ की वायु के मतलब जो हवा की है उसमें कमी नहीं रहती, क्योंकि पानी जब नहीं भरेगा दो ही चीज़ें आ सकती हैं आपके, जो आपका एक पार्टिकल होता है उसके फोर स्पेस होते हैं, उसमें दो ही चीज़ें, या तो आप वाटर रख लो या तो आप उसमें एयर रख लो। तो अगर एयर होगी तो वहाँ वाटर नहीं होगा, वाटर होगा वहाँ एयर नहीं। तो यहाँ पे एरिएटेड है मतलब वाटर नहीं है। तो जब एरिएटेड होती तो उसका रेडॉक्स पोटेंशियल कितना होता है, 400 से 700। और अगर वाटर लॉक्ड है तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, -250 से -300। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा -250 से -300। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अब अगले सेशन में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।